है। द न्यूज लुक की टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जमीनी मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस कड़ी में हमने सोचा कि एक बार जर्नलिज्म क्षेत्र में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ प्रोफेसर से बातचीत की जाए। इसी संदर्भ में हमने भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगेंद्र से हमने मुलाकात की और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आज हमारे साथ प्रोफेसर योगेंद्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो करंट सिनेरियो है पत्रकारिता की, वो उसको कैसे देखते हैं। जो जर्नलिज्म के छात्र हैं वो जब कॉलेज आते हैं तो उनको कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे लोगों का विश्वास अभी भी अडिग है, भले ही कितना भी सवाल खड़ा हो जाए मीडिया के कामकाज पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, लोग अलग अलग डिफिनीशन देते हैं, जो काम कर रहे होते हैं पत्रकार, उनका अलग डिफिनीशन होता है पत्रकारिता को लेके। प्रोफेसर हैं आप, बच्चों को तैयार करते हैं आप लोग। सबसे पहला यही शुरुआत करेंगे कि जो बच्चे आना चाहते हैं जर्नलिज्म करने के लिए, उनके लिए क्या डिफिनीशन होना चाहिए पत्रकारिता का? दरअसल अब जो पत्रकारिता है वो पूंजी से केंद्रित हो रही है, पूंजी का कब्जा है, इसलिए वास्तविक खबरें आती नहीं हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पत्रकार के जो हाउसेस हैं वो गहरे दबाव में हैं, तो बच्चों के सामने चुनौतियां बहुत हैं। जो सच्चे पत्रकार बनना चाहेंगे उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि उनको जहां हाउस है उससे भी लड़ना पड़ता है, जो पूंजी है उससे लड़ना पड़ता है, समाज में जो अवैध तत्व है उससे लड़ना पड़ता है, इसलिए उसके लिए खतरे बढ़े हैं। एक अच्छा पत्रकार होगा तो सच के साथ होगा, और सच के साथ होने का मतलब है खतरा उठाना आज के दौर में। तो जाहिर है हम बच्चों को यही कहेंगे कि हर काल की चुनौती रही है, इस काल की भी है, और आपको सत्य के साथ ही रहना है। अगर सत्य आप नहीं देख पा रहे हैं तो पत्रकारिता मत करिए, कुछ दूसरा काम करिए। तो मुझे ये लगता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आना चाहते हैं इस बात को मतलब अपने दिमाग में डाल लें कि अगर पत्रकारिता करना है तो आए, या फिर कोई भी मुश्किलें आ जाएं, कुछ भी आ जाए, अगर लगता है कि नहीं मुश्किल आएगा तो मैं फिर दूसरे तरह से पत्रकारिता करने लगूंगा, तो नहीं आना चाहिए। हाँ, कई बड़े पत्रकारों ने पत्रकारिता छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। किसान आंदोलन में एक पत्रकार ने अच्छी खासी नौकरी उसने छोड़ दी, क्योंकि उनको लगा कि जो सच है किसान आंदोलन का वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, और इसलिए हम पत्रकारिता नहीं करें। तो जाहिर है कि जोखिम तो है ही, और अगर जोखिम उठाने का मादा नहीं है तो फिर आपको पत्रकारिता में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ संतुलन बैठाना पड़ता है। मजबूरी तो है ही सबके सामने, और किसी भी पेशे में है, जहाँ भी जाइएगा। और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा खंभा है, बहुत महत्वपूर्ण खंभा है, बहुत बड़ा दायित्व है इस पर। अफसोस इस बात का है कि देश की जो पत्रकारिता है वो बहुत बुरी तरह से उन्हें बर्बाद हो गई है। सरकार के चक्कर में, जाति के चक्कर में, संप्रदाय के चक्कर में, पूंजी के चक्कर में वो बर्बाद होती जा रही है। इसलिए बहुत भयानक दौर है, और ये पत्रकारों के लिए आसान नहीं है। कैसे बचाया जा सकता है पत्रकारिता का अस्तित्व कहा जाए, या फिर समाज का वो चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जिस पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं? 1980 में यहाँ फ्रेश बिल आया था जगन्नाथ मिश्रा के समय, और हम लोग जेल गए थे। हम शिक्षक होने के बावजूद भी हम लोग जेल गए थे कि किसी तरह से बचाया जाए तमाम चीज़ों को, कि फ्रेश बिल ला करके आप जो बर्बाद कर रहे हैं वो नहीं चलने देंगे, वापस लेना पड़ा। लेकिन एक अज्ञात फ्रेश बिल मतलब पूरे देश में लागू है, आप सच बोलने की स्थिति में नहीं है। तो उस समय तो सरकार सुनती भी थी, थोड़ा लाज शर्म भी था, आंख में थोड़ी लज्जा भी आती थी। और अब तो न नेताओं के पास लज्जा है, न सरकार के पास लज्जा है, और इसलिए बहुत कठिन दौर है। मतलब वैसा कठिन दौर हमने महसूस नहीं किया, जबकि हम 2-2 बार जेल गए सत्ता से लड़ते हुए। बावजूद इसके कि आज की तारीख में जो चुनौती हम महसूस करते हैं वो उस दौर में नहीं करते थे। कांग्रेसी राज होता था, सवाल किसी पर कर देते थे तो हम देशद्रोही नहीं होते थे। कदर सवाल उठा रहा है, विरोधी है, आलोचक है, लेकिन ये नहीं कहता था कि देशद्रोही है। अब कोई भी सवाल कीजिए, कहीं भी सवाल कीजिए तो क्या अरबन नक्सल है, फिर कह देगा कि देशद्रोही है, फिर कह देगा कि पाकिस्तानी है। तो सवाल उठाएगा कहाँ?
अपने ही देश में रहने वाले, जिसने पाकिस्तान का मुंह नहीं देखा, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि पाकिस्तान कैसा होता है, और वो दोनों लड़ करके दोनों जो अलग हुआ वो कैसे अलग हुआ हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब जब सवाल करेंगे तो ऐसा ही मतलब माहौल बन जाता है। तो मुझे लगता है एक बहुत कठिन दौर है, और इस दौर में सच के साथ रहना, इसका मतलब है कि तलवार की धार पर चलने की तरह है। इसका जीता जाता उदाहरण मैं भी हूँ। गोपालगंज सदर अस्पताल कवर करने गया था। सदर अस्पताल कवर करने के बाद उन्होंने एफआईआर कर दिया है मेरे पे, 5 आईपीसी की धारा, SC ST एक्ट सब कुछ लगा के और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। हाँ, ये तो हो गई, मतलब यहाँ भी है। अगर सुने होंगे, खबर सुने होंगे, तो खबर भी आप देखे होंगे कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन हर युग की अपनी चुनौती होती है, और मनुष्य ही जीतता है, मनुष्य जीतेगा ही। वो हारता हुआ मनुष्य जो अभी नज़र आता है, वो जीतता हुआ मनुष्य भी नज़र आएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि सत्ता बराबर चाहे जितनी भी हो टिकाऊ नहीं होती है। इतिहास में वही बच जाता है जो सच के साथ होता है। मरना तो सबको है ही, जो सत्ता में है, घुसखोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, लूट रहा है, वह भी मरेगा, और सच के लिए लड़ता हुआ जो आदमी है वह भी मरेगा। लेकिन सच से लड़ता हुआ आदमी इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और ये तमाम लोग किनारे पर, परिधि पर, छाड़न पर पड़ा रहेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है कि अभी टेलीविज़न है, अखबार है, रेडियो को भी एक अच्छे जर्नलिज्म के तौर पे जाना जाता है। वेब जर्नलिज्म जिसने कि एक नया समाज में एक जगह लिया है, कैसे देखते हैं इसको? ये अब कहने के तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं। मान लीजिए सोशल मीडिया भी एक अच्छा खास मैंने पत्रकारिता का दायित्व का निर्वाह कर रही है, लेकिन स्वतंत्रता जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो अराजक हो जाए। मतलब इतनी मुश्किलें ये होती हैं कि आलोचना नहीं करके लोग गाली पर उतर जाते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर उतर जाते हैं, छीछा लेदर करने पाते, वहाँ कोई दायित्व तो है नहीं, कोई दबाव तो है नहीं। मुझे लगता है कि जनता को इससे बचना चाहिए, और शब्दों का इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए। आप आलोचना करें, कोई परेशानी नहीं, आलोचना तो करनी ही चाहिए। अगर आलोचना नहीं होगी तो ये समाज का विकास संभव ही नहीं है। आलोचना हो, लेकिन आलोचना का एक भद्दा तरीका नहीं होना चाहिए, हेल्दी आलोचना होना चाहिए। और दिक्कत ये है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इतने मतलब क्या कहते हैं, इतनी भद्दी बातें कह देते हैं कि नीचे के जो लोग होते हैं, ऐसे ही देश चलता है, ऐसे ही तमाम चीज़ें चलती हैं। ये उदाहरण पेश कर देते हैं। मैंने मान लिया हम हेड हैं, हम अध्यक्ष हैं इस विभाग के, और हम गाली बकने लगे हैं, तो हमारे जो छात्र होंगे वो कैसे होंगे? अगर जब अध्यक्ष ही बक रहा है तो हमको तो मैंने छूटी है, तो मुझे लगता फिर अध्यक्ष साहब कह देंगे कि हम तो भाई अध्यक्ष हैं तो हम बोल ही सकते हैं। तो ये मतलब ये चलेगा नहीं ना। हमको अपने दायरे में अपना दायित्व का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। अगर कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कुर्सी पर नहीं बैठे हुए कहीं अलग चल रहा है तो एक अलग बात। कुर्सी की एक मर्यादा होती है, और तभी लोकतंत्र चलता है। सील और लज्जा से लोकतंत्र चलता है, लोग बेशर्मी से नहीं चलता है लोकतंत्र, जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्रकारिता के साथ इस बेशर्मी से जूझना भी बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। अभी देखिएगा जितनी उत्तेजना होती है, मैंने उत्तेजक जो खबरें होती है उसको लोग ज़्यादा पसंद करता है, या ज़्यादा पत्रकार आता है, कुछ हो जिसमें कुछ ट्विस्ट कर दें, कुछ ऐसी बातें कर दें। क्यों भाई? अज्ञे भी पत्रकार थे, रघुवीर शाह भी पत्रकार थे, बड़े बड़े पत्रकार हुए जिन्होंने समाज की तकलीफ को समझा, उसकी संवेदना को समझा। और अगर उसकी समझ नहीं है तो फिर पत्रकारिता आप कर क्यों रहे हैं? कई लोग तो इस दलील को मानने लगे हैं कि जब तक मसाला नहीं होगा खबर में, लोग उसको देखेंगे ही नहीं। लोग देखेंगे नहीं तो फिर खबर करने का कोई मतलब ही नहीं है। मसाले की उम्र ही कितनी होती है? तात्कालिक होती है, 1-2 दिन मसाला चलता है, फिर मसाला ख़त्म हो जाता है। रह तो जाता है वही जो मसाला नहीं है, जिसमें लोग हैं, लोग जनमन की बातें हैं, उसकी संवेदना है, उसका सृजन है, उसका संघर्ष है, रह तो वही जाता है। और पत्रकारों को उसी के लिए जीना चाहिए, उसी के लिए मरना चाहिए। कठिनाई तो हर पेशे में होती है। एक प्रोफेसर को सब कुछ पता है कि किस तरह से समाज में पत्रकार जूझ रहे हैं, फिर भी जब छात्र आता है कॉलेज में, किस तरह से उसके दिमागों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या समझाया जाता है उनको कि वो आगे चल के पत्रकारिता को बेहतर तरीके से करेंगे, वो किसी और जगह ना जाएंगे। येलो जर्नलिज्म की बातचीत लगातार की जाती है, उस तरफ नहीं जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के लिए कैसे आप लोग तैयार करते हैं? महाभारत में भी तो सत्य का संघर्ष है ही नहीं। हर काल में सत्य का संघर्ष है। शिक्षक समूह हो, छात्र समूह हो, या आम जनता हो, उसमें भी ये संघर्ष है।
अच्छाई और बुराई का संघर्ष वहाँ भी है। विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है कि तमाम चीज़ें अच्छी ही हैं या तमाम चीज़ें गड़बड़ी ही हैं। तो यहाँ भी वो चीज़ें जो समाज में मौजूद हैं वो यहाँ पर असर डालती हैं। तो जाहिर है जो छात्र आते हैं वो उसका एक ट्रेनिंग हो चुका होता है, बीए तक एमए तक ट्रेनिंग हो चुका होता है। जब उनका प्रवेश होता है तो तमाम खामियों और खूबियों के साथ वो आते हैं। तो हमारा काम तो खूबियों का मतलब क्या कहते हैं परिष्कार करना है, उसको बेहतर करना है। शेष जो खामियां हैं वो चीज़ें। एक सवाल ये था कि बच्चे जो आते हैं जर्नलिज्म करने, मैंने भी देखा है, एनालाइज किया है चीज़ों को। जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, जो बीए मास कम्युनिकेशन के बच्चे होते हैं उनसे मुलाकात होती है, तो कई बच्चे चकाचौंध के चक्कर में आते हैं। कहते हैं कि रिपोर्टिंग करेंगे तो हम कैमरा पे आएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे तो हम टीवी पे आएंगे, इसलिए हम रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। वैसे बच्चों को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आप जर्नलिज्म करने के लिए? देखिए यश यश की चाहत सबों को होती है। तो बच्चे जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए, तो जल्दी से जल्दी कुछ होता नहीं। आप मेहनत करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, तभी आप उस मुकाम पर पहुँचेंगे। अगर 2-4 वीडियो में आपका चेहरा आ ही जाता है तो क्या अंदर पड़ता है। तो बच्चों को तो ये समझाना पड़ता है कि देखो बच्चे, सच क्या है। अगर सच नहीं देखोगे और तात्कालिक चीज़ों के लिए तुम भागते रहोगे तो तुम्हारा न पत्रकारिता में ये होगा न तुमको यश मिलेगा। प्रेमचंद को यश मिला मरते मरते भी, इसलिए कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको मतलब आपका नाम कैसे होगा, अस्थाई कैसे होगा। तो बच्चों को अंततः उसकी संवेदना के साथ समझाना पड़ता है, उसके बौद्धिक कौशल को टटोलना पड़ता है कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो उसके संदर्भ में हम लोग जो संभव होता है उसको करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि सच के साथ रहो और अच्छा काम करो। हिंदी पत्रकारिता बच्चों को पढ़ाना आसान है? आसान कुछ भी नहीं है, हिंदी पत्रकारिता भी नहीं, अंग्रेजी कहा देखा जाता है कि इस समय जर्नलिज्म में मिलिंगुअल लैंग्वेज का वो हो गया है। जब कोई एंकर हो या फिर रिपोर्टर हो, जब रिपोर्टिंग करता है, एंकरिंग करता है, तो उसमें अगर 2-3 लैंग्वेज का मिक्सचर ना हो तो रिपोर्टिंग या एंकरिंग ख़त्म ही नहीं होता है। तो एक लैंग्वेज में उसे ढालना, क्योंकि वो वही सुन रहा है जो टेलीविज़न पे दिख रहा है, कोई पत्रकार बोल रहा है उसको सुन रहा है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है उन बच्चों को सिर्फ हिंदी की तरफ मोड़ के लेके जाना। कि भाषा की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। शब्दों का आना जाना लगा रहता है। हिंदी ने भी बहुत शब्द दूसरी भाषाओं के लिए, अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के शब्द दिए, और अंग्रेजी ने भी हिंदी के बहुत शब्द मतलब बोल लिए। तो शब्दों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसका कर्ता, जैसे कर्ता के साथ कौन सी क्रिया होगी उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बर्बाद जब हो जाएगा तो भाषा बर्बाद हो जाएगी। तो इसकी जो स्वायत्तता है उसको बरकरार रखते हुए, इसका जो व्याकरणिक ढांचा है उसको बरकरार रखते हुए अगर कुछ जोड़ते रहते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। शब्द अगर दूसरी भाषा के आ भी जाते हैं, अंग्रेजी का, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुरुआत पत्रकारिता से हुई है। हम 4-5 वर्षों तक हम पत्रकारिता में रहे हैं। कलकत्ते और चंडीगढ़ में कई जगह हम काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है उसमें भी लगता था कि कुछ शब्द जैसे रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा अंग्रेजी का है, वाला जो है हिंदी का है, वो चल रहा है। अब चिकित्सक के बदले डॉक्टर आ गया। जो सहज रूप में आप कह सकते हैं उसको सहज रूप में कहिए। अगर डॉक्टर को चिकित्सक करने लगिए, वैद्य करने लगिए, तो लोग समझ भी नहीं पाता कि ये गाना है। तो पत्रकारिता का काम तो पहुंचाना है ना, जो आप सोच रहे हैं उसको पहुंचाना है। अगर आप नहीं पहुंचा पाते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बने गढ़ने लगते हैं तो उससे बहुत क्या कहते हैं टकसाली पत्रकारिता से आपका काम चलने वाला नहीं है। सहज रहिए, सरल रहिए, जो आप जो कहिए वो दूसरों को समझ में आ जाए तो पत्रकारिता जीवित रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, उन तमाम छात्रों के लिए सवाल रहेगा जो छात्र अभी धीरे धीरे जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका दिमाग इस बात को लेकर तैयार हो रहा है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? कहेंगे ये कि वह जो क्षेत्र है वो युद्ध का क्षेत्र है। जहाँ जा रहे हैं कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको। उन कठिनाइयों को देखते हुए जनता के लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। देश के लिए बेहतर करना चाहते हैं तो देश की समस्याओं को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। कई अंतर्विरोधों के बीच एक सच्चा पत्रकार पैदा होता है। अगर उसको वो अंतर्विरोध को वह क्या कहते हैं हल कर लेता है तो अच्छा पत्रकार हो जाता है। नहीं हल कर पाता है तो बीच रास्ते में छोड़ भी देता है, कोई दूसरा भी काम कर देता है। तो हम कहेंगे कि जब जा रहे हो
तो उन समस्याओं को देख लो जो वहाँ मौजूद हैं। ऐसे नहीं चले जाओ कि बहुत अच्छी दुनिया है, स्वर्गिक दुनिया है, ऐसा नहीं है। वहाँ स्वर्ग रखा हुआ नहीं है। वहाँ तमाम तरह की कठिनाइयों से जूझते हुए आपको बेहतर करने की ख्वाहिश है तो आप जाइए, और अगर ये ख्वाहिश नहीं है तो कोई दूसरी पेशा में रहिए, पत्रकारिता मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर योगेंद्र जी, जिनसे हमने बातचीत की। पत्रकारिता की बातचीत लगातार होते रहती है और हम भी लगातार समाज में ऑफ कैमरा बातचीत करते रहते हैं। जैसे सर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता आप करना चाहते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि समस्याएं आएंगी और समस्याओं से डरना नहीं है। मुझसे भी जब FIR हुआ गोपालगंज के सदर अस्पताल के कवर करने के बाद, तो मुझसे यही कहा गया कि कितने दिन लड़ोगे, आखिरकार अकेले कितने दिन लड़ोगे। मैंने भी यही जवाब दिया था कि लड़ूंगा तब तक इनको ये पता ना चल जाए कि पत्रकारिता जो करने निकला है वो सिर्फ पत्रकारिता करने निकला है, ना कि आपके धमकियों से डरने के लिए निकला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, जानने की कोशिश करते रहेंगे कि जब ये ऐसे प्रोफेसर जब बच्चों को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या कुछ दिमाग में लेकर चलते हैं। उन मास कम्युनिकेशन के छात्रों से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जब जर्नलिज्म करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो में जो पत्रकारिता हो रही है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। तमाम चीज़ों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।